फाइन फाइन फाइन। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना जो रिवीजन का टॉपिक है, मतलब वील गोइंग टू सॉल्व पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, दैट इज कैपिटल गेन। एम आई करेक्ट? बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑलरेडी हो गया है अपना। कैपिटल गेन, अगेन द थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट टाइम हमने देखा था वॉज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, है ना? तो सेक्शन प्रिजम्पटिव सेक्शंस आए, 44 एडी, 44 एई, 44 एडी, ये तीनों एक साथ क्वेश्चंस आए थे। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32 इंपॉर्टेंट है। ऑडिट का सेक्शन, उसका पेनल्टी, सर हाँ कि ना? आपका वीडियो ऑफ है। सर आपका वीडियो ऑफ है। ओके ओके। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे। आज हम चलते हैं कैपिटल गेन की तरफ। लेट्स सी कि कौन से क्वेश्चंस और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल गेन भी काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लेकिन चैप्टर को समझाते समझाते आफ्टर कंप्लीटिंग सम टाइप्स मैंने आपको एक रिवीजन करवाया था, एक शॉर्ट नोट करके, और मैंने आपको पूरा कैपिटल गेन सेक्शन 54 के अलावा टोटल 10 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दिया था। बराबर है? द होल चैप्टर आई हैव कन्वर्टेड इनटू 10 पॉइंट्स टू नो दैट मच। बराबर, यू नो द कैपिटल गेन। सेक्शन 54 उसके अंदर और 6 पॉइंट ऐड कर लो, मतलब टोटल 16-17 पॉइंट्स का चैप्टर है। अगर आप इसको टाइप वाइज रिवाइज कर रहे हैं, सेल का अलग कंसेप्ट देख रहे हैं, रिलिंक्विशमेंट का अलग, एक्सटिंग्विशमेंट का अलग, तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। बट आई विल गोइंग टू फील कि यार ये चैप्टर बहुत लेंदी है, हर वैरायटी में कुछ नया है। तो मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल गेन को अगर रिवाइज करना है तो 5 चीज़ें हैं। बराबर है? होल्डिंग पीरियड, एफईओसी, टैक्सेबल ईयर, ट्रांसफर ईयर एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बराबर है? क्योंकि स्पेशल केसेस जब हमने देखे थे, बाकी जो नॉर्मल केसेस है उसमें तो परचेज प्राइस था, लेकिन स्पेशल केसेस में हमने देखा था जब वैरायटी टाइप ऑफ एसेट्स के हिसाब से कुछ एसेट्स में नील कॉस्ट होता है, ओआई जीरो। बराबर? ओआई जीरो किस में? सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, गुडविल वगैरह, कटल रट, राइट ऑफर, हेलो, बोनस शेयर्स, लेकिन वो रिसीव्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2001, बिफोर 1 अप्रैल 2001 रिवैल्यूएशन लगता है, हाँ कि ना? हेलो, याद है? ठीक है। तो आपका ये जो अगस्त 21 का जो पेपर है, अगस्त 21 का एग्जाम पेपर, उसके अंदर हम लोगों ने 4th 5th ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये सब बिजनेस एंड प्रोफेशंस थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ सीधे, इफ यू हैव दिस पेपर। 13 पे, सॉरी, एमसीक्यू नंबर 13, ये कैपिटल गेन है दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। मंजुला, एज 62। अब गाइस मेरी बात सुनना, जब वो लोग एज दे ना तो जरा संभालो। सर क्यों संभालो भाई? हेलो, अगर आपको टैक्स रेट्स पूछा गया, टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन, तो शी इज अ सीनियर सिटीजन। हेलो, हाँ कि ना? तो एज देने का मतलब है आपको ये चेक करना होगा नॉर्मल सिटीजन है, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन है, कि सीनियर सिटीजन है, कि सुपर सीनियर सिटीजन है। 80 अबव सुपर सीनियर, जिसको 5 लाख का स्लैब लगता है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख का स्लैब लगता है। मतलब ये दिमाग में आना चाहिए। आई डोंट नो पूछा है कि नहीं पूछा है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अभी आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी। बराबर? नाउ मंजुला 62, एज 62, सोल्ड अ वैकेंट लैंड। अब देखो, सोल्ड इज अ ट्रांसफर, वैकेंट लैंड इट्स माई कैपिटल एसेट, तो जमीन बेची। अब एग्जाम में जैसे मैं ये वर्ड्स पढ़ूंगा, देखो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। मैं एज ए प्रोफेसर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्लिक होना चाहिए। सोल्ड से मुझे समझ में आ गया कि ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, किसने कैपिटल एसेट बेचा है। जमीन बेचना कभी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन तो है नहीं,
हेलो, तो अब मुझे यहां से क्लिक हुआ कि ये कैपिटल गेन है। दूसरी चीज मेरे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि यार जमीन बेची है, इस जमीन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होने के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होता है? 2 years. 2 years। ये मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बराबर सर। क्यों? अगर 2 साल के बाद ट्रांसफर हुआ है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 2 साल के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ये पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपके दिमाग में जो आना चाहिए, अगर ये एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले बाय किया है, बराबर 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो रिवैल्यूएशन स्कीम लगेगा। हेलो, हाँ सर. हाँ, तो रिवैल्यूएशन स्कीम का फॉर्मूला क्या है नॉर्मल एसेट्स के लिए? एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर। लेकिन लैंड के लिए छोटा सा अमेंडमेंट था और उसका रिवैल्यूएशन का फॉर्मूला अलग है। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले बाय किया है सर क्या, तो उसका फॉर्मूला देख लो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट के अंदर, बराबर। जो फॉर्मेट है अपना कैपिटल गेन का, अगर आप नोट्स ओपन करेंगे उसके नीचे हमने नोट्स लिखे हैं। लैंड के लिए रिवैल्यूएशन स्कीम का फॉर्मूला क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 से व्हिचएवर इज लोअर, और फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से व्हिचएवर इज हायर। मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, पर ये सारी चीजें लैंड को लेकर है, दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। सोल्ड लैंड, वैकेंट लैंड फॉर 45,15,000। ये कैन यू टेल मी ये क्या है? FVOC. FVOC ऑन 15th Feb 2021। 15th Feb 2021 मतलब अपना करंट ईयर 2020 है ना। द सेड लैंड वाज अक्वायर्ड, परचेज किया ऑन 7 2019, 7 जनवरी 2019 मतलब 80। चलो अच्छा है, 1 अप्रैल 2001 के बाद है तो रिवैल्यूएशन का तो लफड़ा ही नहीं है। फॉर 28 लाख कैन आई से इट्स माय कोआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वाओ, एफईओसी भी दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी दिया है। नाउ शी डिपॉजिटेड ₹5 लाख इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स ऑन 30th March 2021। एक मिनट, शी डिपॉजिटेड मतलब पैसे इन्वेस्ट किए इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, ये क्या है? Exemptions. मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई। मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एफईओसी और कोआ, वो माइनस कर लेंगे। बट मुझे ये शेडेड वाला, इसका क्या करूं मैं? Exemption. यस, इसका मिलेगा आपको एग्जम्पशन। क्या गाइस, ये री इन्वेस्टमेंट है ना, उन्होंने आरईसी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो एग्जम्पशन कौन से सेक्शन में होगा भाई? 54. 54 क्या? 54, 54 बी, 54 डबल ई, 54 ईसी, 54 एफ, 54 जी, 54 डी, 54 ईसी, बराबर। यू आर परचेजिंग बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई और आरईसीएल, बराबर। अरे हेलो, याद है? चलो याद नहीं है तो आप अपने नोट्स ओपन कर सकते हो। मैं भी चेक कर लेता हूँ आपके लिए नोट्स ओपन। ये देखिए सेक्शन 54 ईसी, हेलो, अपने नोट्स ओपन कर लो फटाफट। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल हाईवे और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा अब देखो, साथ में ये भी देख लो अगर आपको याद होगा तो, एग्जम्पशन लिमिट कितना, एग्जम्पशन लिमिट है कितना इन्वेस्टमेंट पे एग्जम्पशन मिलेगा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड एंड मैक्सिमम रुपीज 50 लाख, विच एवर इज लोअर का एग्जम्पशन मिलेगा। वाह 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 वाह। चलो वापस आ जाओ पेपर पे, चीजें मैंने याद दिला दी आपको। ओके, तो सॉल्व करने का तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। सर नीचे और भी तो कुछ दिया है, देख लो वो भी क्या दिया है भाई। ना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, याद है जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आपको इंडेक्सेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर। नाउ वाई, मैंने आपसे कहा था आप दो ही इंडेक्सेशन याद रखें, एक बेस ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2001, 2001 2002 100, और एक अपना करंट ईयर, हेलो 2021। क्या है करंट ईयर का इंडेक्सेशन?
301 301 और वो लोगों ने दिया भी है। देखो 1819 दिया है और 2021 दिया है। अब जरूरी नहीं है कि इन्होंने दिया है तो यूज करना है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करना है, नहीं तो इग्नोर कर देना। अच्छा अब मुझे बताओ ये जो लैंड है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। तो पहला पॉइंट होल्डिंग पीरियड देखना है, होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म है भाई, क्योंकि 7th Jan 19 से खरीदा है और 15 Feb 2021 को बेचा, मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया। अरे 7 Jan 19 से 6 Jan 19 सॉरी 20 1 साल और 6 Jan 21 2 साल, ये 5 Feb हो रहा है। तो जनवरी में 2 साल कंप्लीट होते हैं और ये फेब है, मतलब 2 साल 1 महीना समथिंग कुछ हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया तो ये लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका फॉर्मेट क्या होगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। FVOC फॉर्मेट बना लो एक बार, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस अगर है तो, हेलो, नेट कंसिडरेशन माइनस आइकोवा, है ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपको आंसर आ जाएगा गाइस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, लेकिन इसके बाद में एग्जाम्पशन लेना है, लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54 AC। देखेंगे कैसे लेंगे एग्जाम्पशन और क्या आता है एग्जाम्पशन, अरे बराबर, और अपना फिर आंसर आएगा बराबर। मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया। तो FEOC जल्दी करो, FEOC कितना है भाई, 45,15,000। तो 45,15,000। ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं दिया है, 45,15,000 बराबर। कोआ इट्स अ लॉन्ग टर्म, तो 28 लाख इज माई कोआ, हेलो, है ना। हाँ तो आपको तो इंडेक्सेशन लेना है, तो 28 लाख इंटू, अब आपको याद होगा न्यूमरेटर में ट्रांसफर ईयर आएगा और डिनोमिनेटर में परचेज ईयर आएगा। तो परचेज ईयर जो है वो अपना 1819 और ट्रांसफर ईयर है वो अपना करंट ईयर, तो ट्रांसफर ईयर 301 और 1819 का इंडेक्सेशन आपको क्वेश्चन में दिया, देखो 280, इट्स 280। प्लीज हेल्प मी आउट, जल्दी जल्दी, क्या इंडेक्सेशन आया भाई, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया, 30,10,000 आया क्या, बराबर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 15,05,000, हेलो। बट अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि यही कैपिटल गेन है, हाँ लेकिन अब एग्जाम्पशन भी लेना है क्योंकि आपने कैपिटल गेन का अमाउंट क्या किया है, री इन्वेस्ट, तो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54C बराबर। अब इसके 3 रूल्स है, अगर आप ओरली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो देख लो। सबसे पहला है मैक्सिमम रुपीज 50 लाख बराबर, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट तो 15,05,000 है, और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो भाई उसने बॉन्ड्स कितने के खरीदे, 5 लाख के, तो उससे इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख का ही किया और CGS अकाउंट एप्लीकेबल नहीं होता बराबर। तो विच एवर इज लोअर, तो बताओ लोअर क्या है, 5 लाख, तो लॉजिकली इसको 5 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा, तो कहने से 10,05,000 इज योर कैपिटल गेन, हेलो, यस। तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,05,000 है क्या, यस, बॉबी इज द आंसर, क्या बात है, आंसर आ गया। सर यार आपने सॉल्व करने में कम से कम 15 मिनट्स लगा दिए, फर्स्ट सम था, रिवीजन करवा रहा था, डिस्कशन कर रहा था, लेकिन जब आप ये एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा कंसेप्ट को रिकलेक्ट करना और फिर उसको अप्लाई करना, 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा बराबर। 3 से 4 मिनट भी वैसे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, पर ठीक है, टैक्स का पेपर में टाइम किसी को शॉर्ट नहीं पड़ता बराबर है, टाइम इज वेरी कंफर्टेबल, आराम से सॉल्व करना, एकदम आराम से कॉल सॉल्व मत करना, ठीक है, लेकिन टाइम शॉर्टेज किसी को नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाता है। चलो टैक्स में टाइम की कोई मगजमारी नहीं है, मैंने आज तक किसी से अपने स्टूडेंट से ये सुनते हुए नहीं सुना कि यार टाइम कम पड़ गया बराबर। यू हैव 3 hours and 100 क्वेश्चंस, चलो 100 MCQs।
टाइम ही टाइम है। क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 अगेन कैपिटल गेन है। नाउ सर ये तो आप बता रहे हो, हमको कैसे क्लिक होगा यार? तो मैं बताता हूं, पढ़ते हैं। मुरली 67, भाई साहब सीनियर सिटीजन है। टैक्स कैलकुलेशन बोला तो कौन सा स्लैब लगेगा? 2,50,000 वाला, 3 लाख वाला कि 5 लाख वाला? 3 lakh one. 3 लाख वाला। अच्छा, 3 और अगर लाख। क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में जाना है इनको, तो 2,50,000. हाँ, 5 lakh. ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में कोई दूसरा स्लैब नहीं है, सबके लिए सिंगल स्लैब है। चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई करेक्ट? नाउ मुरली रिपोर्ट्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मुरली रिपोर्ट्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फॉलोइंग मतलब नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द ट्रांजैक्शन शैल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर हो एंड लायबल टू टैक्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही समझ रहे हैं ऑप्शंस को देखे कि थ्योरी पूछ रहे हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिगार्डेड एज ट्रांसफर, बाकी सब फुल्ली पकाए हैं। अब देखो सर, आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो कहां पता चल रहा है कि ये कैपिटल गेन है? कहीं पता नहीं चल रहा था, सिर्फ एक वर्ड को पढ़ के, ट्रांसफर। खाली ये एक वर्ड से पता चला था कि भाई ये कैपिटल गेन बोल रहे हैं। हेलो, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ which of the following transaction shall be regarded as transfer? सिमिलर क्वेश्चन दिसंबर 20 में भी आया, मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेशन पे लास्ट 2 एग्जाम से आ ही रहा है। ट्रांसफर का मतलब उसमें कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। होगा. होगा। तो ये चारों ऑप्शंस पढ़ो और मुझे बताओ कि व्हाट इज योर आंसर, किस पे कैपिटल गेन आएगा और किस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। Delhi. सॉरी, वापस बोलो। D for Delhi. डी फॉर दिल्ली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर फर्स्ट 3 क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स बताऊंगा। नाउ फ्रेंड जागो, सिर्फ एक स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है। हाँ, 6:55 का अलार्म लगाया और 7 बजे बिस्तर पे बैठ गए मोबाइल ओपन करके, भाई जूम चालू कर लो, है ना? ओके, अब देखो ए ऑप्शन क्यों नहीं है। डी तो आंसर स्टूडेंट ने दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। गाइस, अगर पार्टीशन के टाइम पे एचयूएफ अपने मेंबर्स को एसेट ट्रांसफर करता है तो उसमें कैपिटल गेन कभी नहीं आता। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर और हम लेमन टर्म में कहते हैं एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। हेलो सर, Yes, sir. ये तो तुम बता रहे हो तो हमको समझ रहा है, हमको तो ये पढ़ के ही नहीं समझा इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। कहां लिखवाया है तुमने? गाइस आओ बताओ, चैप्टर से सबसे लास्ट ये देखो, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, दैट इज एग्जाम्प्ट। इसमें मैंने आपको इजी बनाने के लिए कैटेगरीज बना दी कि भाई ये 6 कैटेगरी पढ़ के जाना। ये देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ, बी वाला पॉइंट, इफ एचयूएफ ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट टू इट्स मेंबर अंडर अ पार्टीशन फुल्ली और पार्टली विल बी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। और यही क्वेश्चन इन्होंने यहां पर ऑप्शन में डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ कैन नॉट हैव ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, ये क्या है? व्हाट इज दिस रिवर्स मॉर्गेज? अच्छा, मॉर्गेज मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, जिसको मीनिंग भी नहीं समझता है वो भी आंसर निकाल सकता है। गिरवी रखना सर। सॉरी, मैं गलत स्टेटमेंट यूज कर दिया। जिसको मीनिंग समझता है ना उसको भी ये पता चल जाएगा कि इस पे कैपिटल गेन नहीं होगा। मॉर्गेज का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लॉस। यस, बराबर। तो मॉर्गेज कभी ट्रांसफर हो सकता है क्या? No. नो। नो बराबर। सर। नाउ तो जब ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन कैसे आएगा? अच्छा, रिवर्स मॉर्गेज है ना, जो आपने कहा वो मॉर्गेज का मीनिंग था। अब जब आपने बोला और मैंने यस बोल दिया ना तो कुछ स्टूडेंट मिसगाइडेड हो सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज लोन का उल्टा होता है। और मतलब समझा देता हूं थोड़ा सा। नाउ
मतलब काफी लोग को तो पता ही होगा, फिर भी देखो मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि आप अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी, और बदले में व्हाट यू टेक, लोन। लोन। और फिर जब आप लोन रिपे करते हो तो आपका प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। इट्स अ नॉर्मल टाइप ऑफ लोन, यू कैन से होम लोन। अब ये होम लोन का उल्टा है। रिवर्स मॉर्गेज में क्या है मालूम है, एक थोड़ी सी स्टडी के मतलब एग्जांपल के साथ लेता हूं। मान लो कि माय एज इज 62 एंड आई गॉट रिटायर्ड। हेलो, यस सर। बराबर है। अब मेरी पेंशन है ना 8000 है, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बराबर है, बच्चे बच्चे कोई नहीं है, तो क्या नहीं से अब बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं, और मेरा सिर्फ 8000 है, ठीक है। खाने से ज्यादा मेरी दवाइयों पे खर्चा होता है, मतलब सर्वाइवल इज एन इश्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा एक प्रॉपर्टी है बहुत बड़ा, तो मैं बैंक को जाके क्या बोलूंगा कि प्रॉपर्टी आप रखो, मुझे हर महीने ये प्रॉपर्टी आप रख लो, बराबर है, गिरवी जैसा, पर मुझे लोन नहीं चाहिए। लोन में रीपेमेंट ऑब्लिगेशन होता है। हेलो, मुझे Yes, हर sir. महीने मंथली कुछ इनकम दे दो, 20,000 पर मंथ, 25, वो डिपेंड करता है कि आपके हाउस का वैल्यूएशन क्या है, और मैक्सिमम 15 साल तक गवर्नमेंट ये देती है। तो यार मैं 62 का हूँ, 15 साल बस हो गया, yes, तो Yes, 20,000 sir. मुझे हर महीने मंथली बेसिस पे बैंक क्या करेगी, right, देगी। इनकम देती जाएगी। ये लोन नहीं है, मेरी बात को समझना। लोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेरे पास इनकम नहीं है, तो मैंने कहा यार बैंक ये घर रख ले, मुझे हर महीने 20,000 रुपए दे, एक साथ मुझे 20-25 लाख नहीं चाहिए, बराबर है। अब ये 20 और 8, 28,000 मेरा महीना चल जाएगा। अच्छा, अगर मेरी डेथ हो गई तो इसका मालिक बैंक बन जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी अब तेरी, तू जितना पे करता जाता है पे करता। नाउ दिस इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। हेलो, yes, बराबर है, ये चीज समझा? अच्छा, यस हो सकता है फ्यूचर में मेरे को लॉटरी वॉटरी लग जाए, तो बैंक है ना 15 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे ऑप्शन भी देगा, क्या ये आपको घर वापस चाहिए, तो हमको पैसा वापस दे दो। तो अगर आप लोन आप लॉटरी वॉटरी लग गई, बराबर है, कौन बना करोड़पति में गए, 2 करोड़ रुपए जीत गए, सॉरी 1 करोड़ और 7 करोड़, 1 करोड़ जीत गए, बराबर है, तो वापस उनका पैसा दे दो, घर वापस ले लो, सिंपल, बराबर। इट्स कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज, मतलब मंथली इनकम चाहिए किसी को। तो रिवर्स मॉर्गेज कैन नॉट बी अ ट्रांसफर। सी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, ये भी ट्रांसफर नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो सर कहाँ पढ़ रखा है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगी, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को, लेकिन 100% होल्डिंग और 100% सब्सिडरी होने चाहिए, और ट्रांसफरी मतलब रिसीवर, बराबर है, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो आपको कैपिटल गेन नहीं आएगा। अच्छा, डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन। हमने डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व किए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलो, ये थ्योरी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। 15 में मुझे नहीं पता कि ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आई डोंट नो, पढ़ के देखेंगे, ये मिक्सचर है, बराबर। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। चलो 15, कपिल देव इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। हेलो, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से मेरे को फीलिंग आ रही है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन है, हाँ कि ना? Yes, sir. ऑफ कोर्स। द WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 6,88,000। WDV दिया, इसका मतलब मेरे को थोड़ी सी फीलिंग और स्ट्रांग हुई कि हाँ ये बिजनेस है और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। हेलो, ठीक है Yes. जी, बराबर है। स्टूडेंट की फीलिंग एग्जाम हॉल के अंदर यही आई होगी, द एंटायर प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड। हो, द एंटायर प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड, ये सोल्ड वर्ड से मुझे क्लिक हुआ, साला ये तो कैपिटल गेन भी हो सकता है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हमको तो ये पता ही नहीं चलता कौन से हेड का है, तो मैं उसको रेड रेड भी कर रहा हूं, कहां पता चल रहा है। पहली 4 लाइन तक, सोल्ड से पहले तक मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन और साले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोले। हेलो, हाँ सर। लेकिन सोल्ड वर्ड से क्लियर हो गया कि इन्होंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेची है, इसका मतलब कैपिटल गेन भी हो सकता है। ओके, ऑन 30th March 2021 करंट ईयर में
फॉर 7,80,000। तो कहने से 7,80,000 इसमें एफईओसी। हेलो, Yes. अच्छा, Yes. the original cost of the plant and machinery was 14,65,000। हेलो, जो प्लांट एंड मशीनरी हमने बेची ना, उसका एक्चुअल कॉस्ट 14,65,000 था, और हमने इसको 2017 में 5 अप्रैल 2017, और उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मतलब ओपनिंग बैलेंस 6,88,000 है। ग्रीन ग्रीन कर दूं? अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कोवा किसको लोगे आप? अरे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कोवा तो लोगे ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 14,65,000. 14,65,000 लोगे कि नहीं लोगे? Yes, sir. गलत हैं आप। अगर आप 14,65,000 ले रहे हैं तो आप गलत हैं। कैपिटल गेन डेप्रिशिएबल एसेट्स का डब्ल्यूडीवी आता है। क्या बात कर रहे हो? अरे, और याद दिलाऊंगा मैंने भी ये तो इतना सिंपल है यार। दिस इज माय कोआ बराबर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 17-18 में 272, 2021 में 301। गाइस, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? Long term. लॉन्ग टर्म। फिर गलत। डेप्रिशिएबल एसेट्स आर ऑलवेज, अगर ब्लॉक एसेट सिस्टम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स अंडर ब्लॉक एसेट सिस्टम इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स अंडर ब्लॉक एसेट सिस्टम में कभी लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है, इंडेक्सेशन है ही नहीं, ये शॉर्ट टर्म है। सर ये सब आपने कहां लिखवाया है यार? गाइस, पहली चीज बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 32 ओपन करके देख लेना, बराबर है ना? या फिर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स वापस देख लो सेक्शन 32 के। और दूसरी चीज, अपने नोट्स में देख लेते हैं। ये देखो अपने नोट्स में, नोट 1, डेप्रिशिएबल एसेट्स अंडर ब्लॉक एसेट सिस्टम इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, और रिवैल्यूएशन स्कीम इज not applicable even if block is present। हाँ कि ना? तो Yes, आप sir. इंडेक्सेशन तो ले ही नहीं सकते। तो सर इंडेक्सेशन दिया है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो, मैंने आपको क्या डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए क्या फॉर्मेट दिया था, याद होगा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 प्लस परचेज माइनस ट्रांसफर, मतलब इसमें तो सेल्स है, बराबर आपको फिगर आएगा। अगर ये फिगर नेगेटिव हुआ तो कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन नो डेप्रिसिएशन। और अगर पॉजिटिव आंसर आया तो यू हैव टू चेक वेदर द ब्लॉक इज एम्प्टी या फिर ब्लॉक इज नॉट एम्प्टी। अगर ब्लॉक इज एम्प्टी तो इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, नो नॉर्मल डेप्रिसिएशन। लेकिन ब्लॉक इज नॉट एम्प्टी तो फिर नो कैपिटल गेन, डेप्रिसिएशन आए, बराबर। तो आपको सीधे सीधे ये फॉर्मेट यूज करना था। 6,88,000 परचेज इस बार है नहीं, और सेल्स मतलब एफईओसी 7,80,000, बराबर। आपको आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। हेलो, Yes. कितना आंसर आ रहा है? Yes, sir. 52,000. अब नेगेटिव का मतलब लॉस नहीं है, अगर आप फॉर्मेट ओपन करके देखेंगे तो इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस बार उल्टा लिखा है, एफईओसी नीचे लिखा है और सीओए ऊपर लिखा है, जबकि लॉजिकली एफईओसी माइनस सीओए होता है, बट हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए यही फॉर्मेट यूज करते हैं, तो साइन उल्टे हो जाते हैं, बराबर। कुछ याद आया? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 92,000, बी इज द आंसर। आप इंडेक्सेशन लेंगे, आप कोआ एक्चुअल कॉस्ट को मानेंगे, भाई ये डेप्रिशिएबल एसेट है, जरा संभालना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एलिजिबल स्टार्टअप्स
in case of investment in eligible startups, which of the following condition is not applicable for the purpose of allowing exemption under section 54E? आप स्टूडेंट्स का काम आसान कर दिया ये सेक्शन डाल के। अगर ये सेक्शन नहीं डालते तो आधे लोग को तो समझता ही नहीं है कौन से पार्ट की बात हो रही है। सेक्शन 54E जिसको आता है वो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सेक्शन 54E is similar to और आई कैन से लगभग सेम है एस 54C। आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचें, बदले में बॉन्ड्स खरीदें। अगर आप NHAI और RECL के बॉन्ड्स खरीदते हैं अप टू मैक्सिमम 50 लाख बराबर ना, तो आपको 54EC में डिडक्शन मिलता है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। 54EE में आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इन अ एलिजिबल स्टार्टअप्स बराबर। 54EE के नोट्स दिखा दूं मैं आपको, याद आ जाए। EE इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ फंड्स नोटिफाइड बाय कैपिटल गेन बराबर फंड्स टू प्रमोट स्टार्टअप्स। हेलो, क्या हो? Yes, sir. यस। तो जिसको ये टॉपिक याद है, जिसको ये थ्योरी याद है बराबर, वो इसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं है, ऑप्शन से पता चल रहा है थ्योरी है। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब कौन सा कंडीशन नहीं है। तो ए पढ़ते हैं जरा। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 54EE का, ऐसा है क्या? तो देखो, फिर ट्रांसफर ओनली लटका होना चाहिए। यस, ये तो कंडीशन है, तो ये कंडीशन है इसलिए अपना आंसर नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हमको तो नॉट अ कंडीशन चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। प्रॉपर्टी को बेचने के बाद बराबर है टाइम लिमिट, हमने टाइम लिमिट पढ़ा था, कितने टाइम में आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। काफी सारे सेक्शंस में 1 ईयर था, 2 ईयर था और 3 इयर्स था। कुछ सेक्शन में 6 मंथ्स है। हेलो, कुछ सेक्शंस में 2 इयर्स है, याद है? Yes, sir. तो क्या बी कंडीशन सही है, 6 मंथ्स में इन्वेस्ट करना है? ये देखो, टाइम लिमिट Yes. 6 मंथ बराबर, तो ये भी अपनी कंडीशन है, तो ये अपना आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कंडीशन है, अपने नॉट अ कंडीशन चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹50 लाख, क्या ये कंडीशन है? यस, आप 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सेम एज 54EC है, खाली इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अलग है। तो ये भी अपनी कंडीशन है, तो ये अपना आंसर नहीं है। सी इज द परफेक्ट आंसर। अच्छा सर, डी क्या है? द अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड इन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। डिवेंचर नहीं, ना 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 ना। हेलो, ये भी कैपिटल गेन था लेकिन बहुत सिंपल था। 54EE। आ जाओ 17 पे, कैपिटल ए। ओके, चलो 17। अमीन एज 68, भाई साहब सीनियर सिटीजन है, अगर टैक्स वैक्स कैलकुलेशन करने को आया, कैपिटल गेन पे तो फ्लैट रेट है, लेकिन नॉर्मल केस में तो 3 लाख का स्लैब लग जाता है। अमीन सोल्ड ऑन 20th May 2020, भाई साहब 2021, वन वैकेंट साइट एट बड़ोड़ा, एक कहने से लैंड बेचा है। हेलो, Yes, sir. बराबर, वैकेंट साइट मतलब लैंड, तो होल्डिंग पीरियड क्या होगी? 2 years. 2 years 2 years. for ₹90 लाख, कहने से 90 लाख इसमें FEOC। Yes. 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 The vacant site was inherited by him from his father in July 1999, बराबर, वो लैंड उसके पापा से गिफ्ट मिली थी। ठीक है, तो अब अगर आपने गिफ्ट के कंसेप्ट पढ़े हैं तो इनहेरिटेंस, विल, गिफ्ट बराबर, अगर आपको रिलेटिव से मिले हैं और आपको एग्जेम्प्ट है, तो कहने से कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ करंट ओनर। Yes. Yes, sir. तो एज पर द विल, तो ये भाई साहब को तो फ्री में मिली थी, तो इसका लिए कॉस्ट 0 हो गया, लेकिन 0 कंसीडर नहीं होगा बराबर ना, नहीं तो डबल टैक्सेशन का मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि 0 क्यों लिया नहीं जाता। हालांकि 0 होना चाहिए क्योंकि उसको फ्री में मिला है, लेकिन फिर एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाता है अदर सोर्स में से गिफ्ट का, तो हम हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेते हैं। ऑफ हिज फादर द FMV ऑफ द वैकेंट साइट
ऑन 1st April 2001 was ₹5 lakh. बराबर. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 दिया है, मतलब रिवैल्यूएशन स्कीम लगेगी. सर क्यों लगेगी भाई? क्योंकि उसको जो प्रॉपर्टी मिली वो कब मिल गई? जुलाई 1999 को ही मिल गई. मतलब ही अक्वायर्ड द एसेट बिफोर 1st April 2001. Yes. बराबर. ही अक्वायर्ड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन सिंगापुर. ओ भाई साहब ने बड़ौदा की जमीन बेची. हेलो, जमीन कहाँ सेल की? बड़ौदा में. और उसके बाद में उसने वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया? सर ऐसा तो कोई नहीं लिखा है इन्वेस्टमेंट किया. इधर आओ. ही अक्वायर्ड मतलब परचेज हुआ कि नहीं? और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, एक घर खरीदा इन सिंगापुर फॉर ₹70 लाख. ये तो कहने से इंडिया में बड़ौदा में जमीन बेच के उस पैसों से सिंगापुर में प्रॉपर्टी घर खरीदा. री इन्वेस्टमेंट. हाँ सर. यस, ये लिंकअप लेना जरूरी है. ऑन 15th October 2020 compute the capital gain chargeable to tax in the hands of Amin for the assessment year 21-22. और इंडेक्सेशन दिया है 1-2 का 100 और 2021. जरूरत पड़े तो ले लेना. अब मुझे एक चीज बताओ, ये लॉन्ग टर्म तो है, ये कंफर्म्ड हो गया यार 1999 का प्रॉपर्टी, और उसके पेरेंट्स ने तो उससे पहले से खरीदा था. ठीक है, कैपिटल गेन है, ये तो कंफर्म हो गया. सवाल ये है दोस्तों कि यहां पर जमीन बेच के सिंगापुर में घर खरीदा, बताओ री इन्वेस्टमेंट का एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो कौन से सेक्शन में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर. नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? सिंगापुर में. सिंगापुर फॉरेन है. री इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, घर अगर इंडिया में खरीदा होता ना तो एग्जम्पशन मिलता. ये भाई साहब प्रॉपर्टी इंडिया में बेच रहे हैं और री इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं इसका एग्जम्पशन नहीं, इंडिया में ही री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. तो लॉजिकली सिंगापुर वाला कंसेप्ट है ना, एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. बराबर. अच्छा, अगर मान लो ये सिंगापुर के बदले में शनि सिंगापुर बोलता तो एग्जम्पशन मिलता हाँ सर. है ना? अपना सिंगापुर वही है, शनि सिंगापुर. तो मुझे बताओ एग्जम्पशन मिलता कौन से सेक्शन में मिलता? अगर मिलता तो सेक्शन बोलो. सेक्शन 54. 54. अरे 54 क्या? ओनली 54? हाँ, तो आप गलत है. सेक्शन 54 में नहीं मिलता. क्यों सर? क्योंकि सेक्शन 54 में ना पुराना घर बेच के नया घर खरीदना होता है. 54 में घर के बदले घर है. हेलो, ये जमीन के बदले घर खरीदा जा रहा है. दे आर ट्रांसफरिंग प्लॉट ऑफ लैंड एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन हाउस. बट यहां पर वो एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है. बट इफ इट वुड बी इन इंडिया तो भी सेक्शन 54 एप्लीकेबल नहीं होता. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू द क्वेश्चन कि यार चलो पूछते हैं जरा क्या है. तो सर फिर कौन सा सेक्शन लगता? सेक्शन 54F लगता. आप कोई भी एसेट बेचो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एंड परचेज वन हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो सेक्शन 54F लगता इफ द इन्वेस्टमेंट वुड बी इन इंडिया. बट खैर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ कैपिटल गेन आएगा. हेलो. यस सर. यस. तो भाई कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा? बहुत सिंपल. मैं ना कैपिटल गेन पहले तो अपना फॉर्मेट ही बना लेता हूँ, तो क्या है मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है कि क्या लूँ. जब फॉर्मेट बनाते तो आपको पता है यहाँ पर रिकाम्या जागा भरा. बहुत सिंपल. नेट कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म है तो आइकोवा लेना है. बहुत सिंपल, और ये आंसर आ जाएगा. देखो अब मैं एक एक चीज बताऊंगा, हालांकि वो क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, पर ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, नहीं तो कवर कर दोगे आप. क्या बात कर रहे हो? FEOC क्या होगा? चलो जल्दी बोलो. 90 लाख. चलो पहले तो वो लिख लेता हूँ. कभी कभी स्टूडेंट्स को फॉर्मेट से समझता है. अरे हाँ, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नॉट गिवन 90 लाख. अब आइकोवा के लिए सबसे पहले मुझे कॉस्ट चाहिए. बराबर है. क्या रिवैल्यूएशन स्कीम एप्लीकेबल होगी? यस सर. यस. तो रिवैल्यूएशन स्कीम का फॉर्मूला बोलो जल्दी. ओरली कर सकते हो पर मुझे अभी चाहिए. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन. हाँ, fair market value or stamp duty value. fair market value on 1st April 2001, stamp duty value on 1st April 2001, इसमें से whichever is lower, आपको lower आएगा, और फिर actual cost.
इसमें Cost. से whichever is higher. अगर ये लैंड नहीं होता ना तो हम सीधा लेते हैं FMV on 1st April 2001 एक्चुअल कॉस्ट whichever is high. लेकिन क्योंकि ये लैंड है तो ये कंसीडर करना. ओके. Fair market value on 1st April 2001 is given in the question 5 lakh. बराबर है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट गिवन. अच्छी बात है, नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो सीधे 5 लाख ले लो, कंपैरिजन ही मत करो. नहीं दिया इसका मतलब जीरो मत ले लेना भगवान के लिए. एक्चुअल कॉस्ट हम एक्चुअल कॉस्ट तो दी ही नहीं है, तो एक्चुअल कॉस्ट हम डैश कर देते हैं, तो 5 लाख ही लेंगे. देयर इज नो ऑप्शन कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती, उसके पापा का कॉस्ट, क्योंकि उसके डैडी ने क्या प्राइस पे खरीदा वो इन्होंने दिया नहीं, छोड़ो, तो 5 लाख ले लो. तो अब अपने को पता चल गया 5 लाख लेना है, ये मेरा कॉस्ट आ गया, इनटू ट्रांसफर ईयर अपॉन परचेज ईयर. ट्रांसफर तो तुमने करंट ईयर में किया है 301. अब परचेज ईयर मतलब रिवैल्यूएशन स्कीम लगी है तो 100 ही लोगे ना बेस ईयर. हेलो. Yes, sir. यस. तो बताओ जरा आइकोवा क्या होता है. 15 lakh 15 5,000. लाख 5,000. कैलसी वैल्सी लेके बैठा करो ओए बाकी लोग. सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल पकड़े कि कैलसी पकड़े. व्हाट इज आंसर. 74 lakh. 74,95,000. 74,95,000. इन्वेस्टमेंट ले मत लेना तो गड़बड़ कर दोगे. देखो ऑप्शन में है क्या कहीं. यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 74.95 lakhs. हेलो हेलो. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. मतलब 7-8 क्वेश्चंस कर लिए हम लोग ने. 7-8 मार्क्स का ये चैप्टर आ गया. बराबर. बिजनेस एंड प्रोफेशन 10-12 मार्क्स का आ गया. तो यार मालूम है टैक्स में 60 लाना मुश्किल नहीं है, पास होना तो जरा भी मुश्किल नहीं है. 50 प्लस. सर कैसे. अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को ना डायरेक्ट टैक्स बहुत लंबा लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत छोटा और हैवी स्कोरिंग. खाली दो ही चैप्टर है, जीएसटी कस्टम. Yes, sir. बराबर. तो स्कोरिंग है ही 50 मार्क्स के लिए 2 चैप्टर. अरे हाँ की ना, तो वहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. ये लेंदी है, कोई बात नहीं, कम से कम 20-25 मार्क्स तो निकाल लोगे. हाँ सर. बराबर है. मैं वो बाजीगरों की बात कर रहा हूँ, हम पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहे. बराबर. वो बाजीगर जो लास्ट के 2 महीने में टक 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 एबीसी एनालिसिस पढ़ते हैं. एबीसी एनालिसिस पढ़ने के लिए नहीं होता, एबीसी एनालिसिस रिवीजन के लिए होता है कि हाई टाइम में हम किस पे ज्यादा फोकस करें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. रमा देवी एज 53 sold 100 equity shares for rupees 8,40,000. Guys, sold the transfer. Equity shares कैपिटल एसेट होते हैं, मध्य कैपिटल गेन का चैप्टर. अब जब मैंने इक्विटी शेयर्स पढ़ा ना तो दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए. पहली चीज, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए 1 ईयर का कंसेप्ट है, होल्डिंग पीरियड. हेलो. Yes. Yes, और sir. अनलिस्टेड के लिए 2 years. 2 2 years का years. कंसेप्ट है. वेरी गुड वेरी गुड. अब खाली इक्विटी शेयर्स लिखा तो मेरा दिमाग चक्कर खा गया कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है. लेकिन फिर आगे ब्रैकेट में लिखा एसटीटी पेड, तो ये क्या है. हाँ, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है ये Listed बताओ है. ना यार. Listed है sir. लिस्टेड है क्योंकि एसटीटी पेड क्या होता है, मतलब आप लोगों ने इस एसेट्स इस शेयर्स को कहाँ बेचे, बीएससी एनएससी में. और बीएससी एनएससी पे मतलब रजिस्टर्ड शेयर मार्केट है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट्स है. यहाँ पर लिस्टेड शेयर्स ही डील होते हैं, अनलिस्टेड नहीं होते. तो मतलब दी शेयर्स आर लिस्टेड. इसका मतलब 12 मंथ का Listed. कंसेप्ट लेंगे हम. होल्डिंग पीरियड. वेरी गुड वेरी गुड. Sold equity shares for rupees 8,40,000. Can I say this is my FEOC? Hello? Yes, sir. Yes. On 20th May 2020. मतलब भाई साहब ने 2021 में अपने इक्विटी और बेचने पे एसटीटी पे किया है. Those shares were acquired on 21st March 2013. हवा ये शेयर्स खरीदे कब, 12-13 में. कोई 13-14 सोच रहा होगा तो वो गलत है क्योंकि मार्च 13 है, मार्च 13 12-13 में आता है. ये मतलब 12-13 में बाय किए थे और 2021 बेच रहे हैं. कैन आई से इट्स मोर देन 1 ईयर, या 6-7 साल हो रहे हैं. Yes, sir. तो ये लॉन्ग टर्म हो गया. यस. 4 रुपीज 3 लाख. वाओ.
तो ये लॉजिकली मेरे लिए कोआ हो सकता है, लेकिन सेक्शन 112 एप्लीकेबल हुआ तो शायद ये कोआ नहीं हो। The fair market value on 31st January 2018 was rupees 5 lakh. Okay. How much is taxable under section 112A? Section 112A अगर आपको याद होगा तो what is the nature of such gain loss cost inflation index 12, 13 and 17, 18. Guys, section 112A का अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो देखो अप टू 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम नो टैक्स, और अबव 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 10% टैक्स, बराबर। हाँ, उसमें इंडेक्सेशन नहीं आता, तो इंडेक्सेशन अपने को लेना ही नहीं है। इफ सेक्शन 112 इज एप्लीकेबल, नो इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर जी। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसका स्पेशल कोआ लेना पड़ेगा आपको। तो व्हाट इज स्पेशल कोआ देख लेते हैं, पहले अपना फॉर्मेट बनाते हैं। FEOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसीडरेशन माइनस कोआ। सर वाई कोआ? ओए सेक्शन 112 एप्लीकेबल है, यू कैन नॉट कन्वर्ट कोआ इनटू आई कोआ, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल, बराबर, क्योंकि आपको 1 लाख तक के कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन है और उसके ऊपर फ्लैट 10% टैक्स है, हाँ कि ना? यस। तो चलो पहले रिका में जगह भर ले। FEOC क्या होगा? जल्दी बोलो यार। 8,40,000। 8,40,000, क्या बात। ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है 8,40,000। अच्छा, कोई मुझे बोलेगा सर एसटीटी पे किया है। गाइस एसटीटी का अगर अमाउंट तो दिया ही नहीं है, वैसे दिया होता तो भी आप डिडक्शन नहीं लेते। एसटीटी का डिडक्शन इज इग्नोर। क्या बात है। अब कोआ क्या लेंगे? तो सेक्शन 112A क्या कहता है मालूम है आपको? कोआ एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस। आपको क्या लेना होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018 और सेल प्राइस, बराबर, और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, और फिर इसको कंपेयर करना होगा एक्चुअल कॉस्ट से। इसमें से जो विच एवर इज हायर होगा वो आपके लिए कोआ बनेगा, बराबर। नाउ 1 जनवरी 2018, सॉरी 31 जनवरी 2018 5,50,000, मैंने 1 जनवरी लिखा गया, 31 जनवरी लास्ट डे ऑफ द मंथ क्या है? 5,50,000। सेल प्राइस आप ये शेयर्स कितने में बेच रहे हो? 8,40,000, मतलब FEOC। तो लोअर क्या है? 5,50,000। एक्चुअल कॉस्ट, ये शेयर्स एक्चुअली खरीदे कितने में थे? हाँ 3 लाख, सॉरी ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है 3 लाख। विच एवर इज हायर, तो योर कोआ विल बी 5,50,000। तो आप 5,50,000 माइनस करेंगे, इंडेक्सेशन आना नहीं है, तो 89 लाख माइनस 5,50,000। जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो। 83,50,000। 83 लाख? नहीं नहीं नहीं, 8,40,000। हाँ एक मिनट, वो मैंने गड़बड़ की है। हैंडराइटिंग इशू। एट लाख 40, हाँ 2,90,000। क्या बोलते हो? 2,90,000। 2,90,000। हेलो, Yes, sir. हाँ अब देखो, एक्चुअली इसमें से 1 लाख एग्जाम्प्ट हो जाता है। अरे नो टैक्स ना, हाँ सर। बराबर है। तो टैक्सेबल जो है वो 1,90,000 होता है। अग्री? यस। बट
ये सब कहां होता है? कैपिटल गेन, सॉरी टोटल इनकम में। तो आंसर 1,90,000 होना चाहिए था, पर वो टोटल इनकम नहीं पूछ रहे, तो 2,90,000 इज अ करेक्ट आंसर। हेलो, अच्छा सर, अगर ऑप्शन में 1,90,000 होता तो आई वुड हैव टिक मार्क दैट अमाउंट, क्योंकि 1 लाख क्या होता? Exact. एग्जैक्ट। एग्जाम, बट वो टोटल इनकम में एग्जाम्पशन मिलता है। हम लोग, आपको पता है, हम टोटल इनकम का शीट बनाते हैं, फिर उसको बाइफरकेट करते हैं। विनिंग इनकम 30%, लो हाँ सर। इनकम, कैपिटल गेन 20%। हाँ, याद आया होगा, कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, सेट ऑफ वगैरह सब लेने के बाद। ओके, 18 के बाद नाउ सीधे अब आप क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ यार। 46, चलो जल्दी। हेलो, यस सर। ओके, क्या आप लोग के पास ये पेपर है? Nice. स्कैनर में सर। अजीत 862, ओके, नाउ रिसीव 25,000 पर मंथ। सुनना, अजीत 62 मतलब सीनियर सिटीजन हो गया, रिसीव 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2020। यहां तक पढ़ के ना एज ए स्टूडेंट में दिमाग में आ रहा है, मतलब पेंशन वेंशन होगा या तो सैलरी होगी पर मंथ। आगे बढ़ते, बाय एंटरिंग इनटू रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजैक्शन। ए रिवर्स मॉर्गेज मतलब, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा, जल्दी बोलो। बैंक तुमको पैसा देती है तुम्हारे प्रॉपर्टी दे दी है और बदले में हर महीने इनकम ले रहे हैं। एक इनकम आ रही। हाँ, इनकम ले रहे हैं, बराबर है। ओके, विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज, ये लोन नहीं है बाबू, हेलो, हाँ Yes, सर। sir. लोन जैसा है, ठीक है, लोन नहीं है, बराबर। द प्रॉपर्टी मॉर्गेज वाज अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर ₹30। जो उसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज की थी, मॉर्गेज एसबीआई को दे दिया और बदले में हर महीने इनकम ले रहा है, रिवर्स मॉर्गेज, सॉरी, वो उसने परचेज की थी 30 लाख में। कैन आई से इट्स अ कोआ? यस। यस। अबे प्रॉपर्टी मॉर्गेज वाज अक्वायर्ड, अक्वायर्ड मतलब खरीदने का भाव है ना। यस, on 2002 the fair market value of the property as on 1st July 2020 was 70 लाख। जिस दिन इसने मॉर्गेज किया, एसबीआई को दिया, उस दिन मार्केट में भाव चल रहा था 70 लाख, ठीक है। हाउ मच ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय अजीत अंडर रिवर्स मॉर्गेज इज चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट? बताओ, जो ये हर महीने भाई साहब 25,000 रुपए ले रहे हैं, उसमें से कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा? पूरा अमाउंट बनेगा। टैक्स लगेगा? Yes. नाउ गाइस, आंसर इज रिवर्स मॉर्गेज पे कोई टैक्स नहीं, तो वो ट्रांसफर ही नहीं है यार। अभी अभी तो थियोरी पड़ी थी, हाँ सर। जब ट्रांसफर ही नहीं तो काहे का गेन, काहे की इनकम, काहे का टैक्स? बाय दिस सारे क्वेश्चंस हो गए 50। ये तो सैलरी थे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सैलरी चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट में। बस पार्ट 2 मतलब आईडीटी चालू हो जाता है। तो कैपिटल गेन के अगस्त 21 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अच्छा, सॉल्व करने के बाद अब एक चीज बताओ, आपको क्या लगा ये क्वेश्चंस देखकर कैपिटल गेन की? कुछ ट्रिकी आया था, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कि एकदम सीधे सीधे? देखो, इफ यू नो द रूल्स तो सीधे सीधे लगेंगे, कहीं पे ऐसा ट्रिकी नहीं था, सब सीधे सीधे क्वेश्चंस थे।
बराबर है, आपको पढ़ के आराम से समझ में आते हैं। अब इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या है, और कहीं पे सेक्शन वेक्शन बराबर जो रिक्वायर्ड है उतने पढ़ो, बाकी की जरूरत तो है। हेलो, यस बाय सर। सर बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं। सर